नमस्कार दोस्तों। लगभग 90% लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसमें अनगिनत एलियन सभ्यताएं होनी ही चाहिए और वे हमसे संपर्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वे बहुत दूर हैं या शायद हमसे छिप रहे हैं। लेकिन असली भ्रांति यह है कि हम मानते हैं कि तकनीकी प्रगति और विकास एक निश्चित निर्बाध रेखा है। वास्तविकता यह हो सकती है कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य दीवार, द ग्रेट फिल्टर, मौजूद है जो सभ्यताओं को मल्टीप्लैनेटरी बनने से पहले ही नष्ट कर देती है। इस डरावनी वास्तविकता को गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस पैमाने को देखना होगा जिसने हमारे भीतर इस ब्रह्मांडीय घमंड को जन्म दिया। जब आप एक साफ रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आपकी आंखें लगभग 2500 तारों को देख पाती हैं। यह दृश्य हमें बहुत विशाल लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के कुल आकार का केवल 1% हिस्सा है। हम सिर्फ अपने बहुत ही छोटे सीमित ब्रह्मांडीय पड़ोस को देख रहे हैं। अब अपनी कल्पना को थोड़ा और बड़ा कीजिए। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसमें कम से कम 2 खरब गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में औसतन 100 अरब से लेकर 400 अरब तारे हैं। अगर हम इन सभी तारों को गिनने बैठें तो उनकी कुल संख्या हमारी पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर मौजूद रेत के हर एक कण से 10,000 गुना अधिक होगी। यहीं से शुरू होता है विज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास, गणित और प्रोबेबिलिटी। चीख कर कहते हैं कि इस अनंत फैलाव में पृथ्वी जैसी परिस्थितियां कोई अनोखी घटना नहीं हो सकती। केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सूर्य जैसे तारों के हैबिटेबल जोन में घूमने वाले ग्रहों की संख्या 40 अरब के आसपास हो सकती है। अगर इनमें से केवल 1% ग्रहों पर भी जीवन पनपा हो तो हमारी अपनी गैलेक्सी को जीवन से खचाखच भरा होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब हम अपने शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे की ओर मोड़ते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य। कोई सिग्नल नहीं, कोई मेगा स्ट्रक्चर नहीं, कोई कृत्रिम प्रकाश नहीं। साल 1950 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने इसी बेचैनी को एक बहुत ही साधारण से सवाल में पिरो दिया था। वेयर इज एवरीबॉडी? यही फर्मी पैराडॉक्स है। ब्रह्मांड 13 अरब 800 करोड़ साल पुराना है, जबकि हमारी पृथ्वी की उम्र केवल 4 अरब 50 करोड़ साल है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी से अरबों साल पहले बने थे। कल्पना कीजिए कि किसी ग्रह पर जीवन हमसे केवल 10 लाख साल पहले शुरू हुआ हो। ब्रह्मांडीय कैलेंडर में 10 लाख साल एक पलक झपकने के बराबर है। लेकिन तकनीकी विकास के नजरिए से एक सभ्यता जो हमसे 10 लाख साल आगे है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए जादू से कम नहीं होगी। उन्हें अब तक तारों की ऊर्जा को सोखने वाले विशाल डायसन स्फीयर बना लेने चाहिए थे। उन्हें अब तक पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर लेना चाहिए था। उनका अस्तित्व पूरे अंतरिक्ष में ऐसे गूंजना चाहिए था कि हम उसे नजरअंदाज कर ही न सकें। लेकिन यह खालीपन और यह डरावना सन्नाटा हमें एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई की तरफ धकेलता है। शायद अंतरिक्ष बहुत बड़ा नहीं है, शायद जीवन का विकास बहुत मुश्किल है, शायद हर सभ्यता के रास्ते में एक ऐसा बॉटलनेक आता है, एक ऐसी विनाशकारी परीक्षा आती है जिसे पार करना लगभग असंभव है। और यहीं से पैदा होता है हमारा सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल। अगर यह सच नहीं है कि ब्रह्मांड एलियंस से भरा हुआ है तो वास्तविकता क्या है? क्या जीवन का पनपना ही एक चमत्कार है, या ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हर उभरती हुई सभ्यता का गला घोंट देती है? और अगर ऐसा है तो क्या हम उस मौत के फिल्टर को पार कर चुके हैं, या वह हमारे भविष्य में हमारा इंतजार कर रहा है? इस खौफनाक सन्नाटे और फर्मी पैराडॉक्स की गहराई को समझने के लिए हमें भावनाओं से बाहर निकलकर विज्ञान और गणित की ठोस जमीन पर आना होगा। हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक आखिर इतने विश्वास के साथ क्यों कहते हैं कि ब्रह्मांड को जीवन से भरा होना चाहिए था। इसकी शुरुआत होती है साल 1961 में अमेरिका की ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया
जिसने पहली बार एलियन जीवन की खोज को एक वैज्ञानिक ढांचा दिया। इसे हम ड्रैक इक्वेशन कहते हैं। यह कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला नहीं था जो हमें एलियंस का सटीक पता दे दे, बल्कि यह एक प्रोबेबिलिस्टिक आर्गुमेंट था, एक तरीका जिससे हम उन शर्तों को समझ सकें जो किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ के पनपने के लिए जरूरी हैं। ड्रैक इक्वेशन के चर बहुत तार्किक हैं। यह शुरुआत करता है हमारी गैलेक्सी में तारों के बनने की दर से। फिर यह पूछता है उन तारों में से कितनों के पास अपने ग्रह हैं, उन ग्रहों में से कितने ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, यानी तारे से इतनी सटीक दूरी पर जहां पानी तरल अवस्था में रह सके और तापमान न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा। यहां तक का गणित हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। आधुनिक एक्सोप्लैनेट खोजों जैसे कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से हमें पता चला है कि अकेले हमारी मिल्की वे में 40 अरब के करीब ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो पृथ्वी के आकार के हैं और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हैं। लेकिन इसके बाद ड्रैक इक्वेशन के वो हिस्से आते हैं जो सबसे बड़ी पहेली हैं। उन रहने योग्य ग्रहों में से कितनों पर वास्तव में जीवन की शुरुआत होती है। जहां जीवन शुरू होता है उनमें से कितनों में कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट जीवन जैसे कि इंसान विकसित होता है। और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, लॉन्जेविटी। कोई भी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता कितने समय तक जीवित रहती है इससे पहले कि वह खुद को नष्ट कर ले या कोई प्राकृतिक आपदा उसे खत्म कर दे। मान लेते हैं कि जीवन का पैदा होना एक दुर्लभ घटना है। मान लेते हैं कि 10 लाख ग्रहों में से केवल एक पर ही जीवन पनपता है। फिर भी ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। लेकिन यहां एक और कॉग्निटिव बायस है जिसे हमें तोड़ना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई दूसरी सभ्यता शायद हमसे बस थोड़ी सी आगे होगी, शायद 100 साल या 1000 साल। लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह सोचना एक बहुत बड़ी भूल है। इसे समझने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कार्डशेव स्केल के सिद्धांत को देखना होगा। साल 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डशेव ने सभ्यताओं के तकनीकी विकास को मापने के लिए एक पैमाना बनाया जो इस बात पर आधारित था कि कोई सभ्यता कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। टाइप 1 यह वह सभ्यता है जो अपने ग्रह पर उपलब्ध हर प्रकार की ऊर्जा, सौर, पवन, भूतापीय परमाणु का 100% उपयोग कर सकती है। हम इंसान अभी तक टाइप 1 भी नहीं बने हैं। हम लगभग 0.73 के स्तर पर हैं। टाइप 2 यह सभ्यता इतनी उन्नत होती है कि यह अपने तारे जैसे हमारे सूर्य की 100% ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक एक मेगा स्ट्रक्चर की कल्पना करते हैं जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है, एक विशाल ढांचा जो पूरे तारे को घेर लेता है और उसकी ऊर्जा को सोख लेता है। टाइप 3 यह एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपनी पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर लिया है और वह गैलेक्सी के सभी तारों की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। हमारे दृष्टिकोण से एक टाइप 3 सभ्यता किसी ईश्वर से कम नहीं होगी। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के जादू को समझिए। इंसान का दिमाग सीधी रेखा में सोचता है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन तकनीक एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32। अगर कोई सभ्यता गैलेक्सी में फैलना शुरू करती है तो उसे पूरी गैलेक्सी को जीतने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए वे प्रकाश की गति से नहीं बल्कि बहुत ही धीमी गति से, प्रकाश की गति के केवल 1% या 10% की गति से यात्रा करते हैं। वे एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाते हैं जिसे वॉन न्यूमैन प्रोब कहा जाता है। यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोटिक यान है। यह एक नए तारे पर जाता है, वहां के क्षुद्र ग्रहों और ग्रहों के संसाधनों का उपयोग करता है और अपनी 2 नई कॉपी बनाता है। फिर वे 2 प्रोब अगले तारों पर जाते हैं और 4 बनाते हैं, 4 से 8, 8 से 16। गणितीय मॉडल बताते हैं कि इस धीमी गति से भी पूरी मिल्की वे, जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है, को पूरी तरह से कॉलोनाइज करने में केवल 20 लाख से 5 करोड़ साल लगेंगे। अब ब्रह्मांडीय पैमाने पर वापस आइए। मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 13 अरब साल पुरानी है। 5 करोड़ साल का समय इस गैलेक्सी के इतिहास का केवल 0.38% हिस्सा है।
अगर इस गैलेक्सी के इतिहास में कभी भी कहीं भी किसी भी एक ग्रह पर कोई एक इंटेलिजेंट लाइफ उभरी होती और उसने गैलेक्सी में फैलने का फैसला किया होता, तो उसे यह काम करने के लिए अरबों साल का समय मिल चुका है। उन्हें अब तक यहां होना चाहिए था। यहीं से हमारी कथा में सबसे बड़ी जटिलता पैदा होती है। अगर कोई टाइप 3 सभ्यता मौजूद है तो वह छिप नहीं सकती। थर्मोडायनामिक्स के नियमों के अनुसार ऊर्जा का उपयोग करने पर वेस्ट हीट पैदा होती है। अगर कोई सभ्यता तारों को डायसन स्फीयर से घेर रही होती तो तारे की रोशनी कम हो जाती और वह एक विशेष इंफ्रारेड सिग्नेचर छोड़ता जिसे हमारे टेलीस्कोप आसानी से पकड़ सकते थे। लेकिन हमने आसमान का चप्पा चप्पा छान मारा है। हमने 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज को स्कैन किया है ताकि किसी टाइप 3 सभ्यता की वेस्ट हीट को पकड़ा जा सके। परिणाम बिल्कुल शून्य। क्या इसका मतलब यह है कि जीवन का विकास एक बहुत बड़ी गलती है, या क्या ऐसा है कि जब कोई सभ्यता एक खास तकनीकी मुकाम पर पहुंचती है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज, तो वह अनिवार्य रूप से खुद को नष्ट कर लेती है? लेकिन यह तर्क भी पूरी तरह से काम नहीं करता। मान लेते हैं कि 99% सभ्यताएं परमाणु युद्ध या किसी महामारी में खुद को नष्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर अरबों ग्रहों में से केवल एक सभ्यता, केवल एक प्रजाति भी खुद को नष्ट करने से बचा ले और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रास्ता चुन ले, तो भी आज आसमान उनके तारों और स्पेसशिप्स से भरा होना चाहिए था। इसका मतलब है कि वे खुद को नष्ट कर लेते हैं। यह जवाब काफी नहीं है। कोई 99% का नियम नहीं है। यह 100% का नियम होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर एक सभ्यता को बिना किसी अपवाद के तारों तक पहुंचने से रोकता है। एक ऐसी दीवार, एक ऐसा ब्रह्मांडीय बॉटलनेक जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। यहीं वैज्ञानिक समुदाय के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अगर वह दीवार मौजूद है तो हमें यह खोजना होगा कि वह कहाँ है। क्या वह उस समय आती है जब एक सिंगल सेल जीव मल्टी सेल जीव बनता है, या वह दीवार तब आती है जब कोई सभ्यता तारों की यात्रा करने लायक तकनीकी विकास के चरम पर पहुंचती है? यह एक रहस्य है जो अब तक विज्ञान को पूरी तरह से अचंभित किए हुए है। अगर वह दीवार हमारे अतीत में है तो हम इस ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली जीव हैं। लेकिन अगर वह दीवार हमारे भविष्य में है तो मानव जाति का अंत निश्चित है। इस ब्रह्मांडीय शून्य और 100% विफलता के नियम ने वैज्ञानिकों को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहां से पीछे लौटना असंभव था। यह स्पष्ट हो चुका था कि ड्रेक इक्वेशन का गणित और ब्रह्मांड की वास्तविकता आपस में टकरा रहे हैं। जब गणित कहता है कि जीवन होना चाहिए, लेकिन हमारी आंखें और टेलीस्कोप कहते हैं कि वहां कोई नहीं है, तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। हमारे समीकरण में कोई एक ऐसी चीज छूट गई है जो इतनी भयानक और शक्तिशाली है कि वह पूरे ब्रह्मांड के गणित को शून्य कर देती है। साल 1998 में जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री और फ्यूचरिस्ट रॉबिन हैंसन ने एक ऐसा रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसने इस सन्नाटे को एक नाम दिया। उन्होंने इसे नाम दिया द ग्रेट फिल्टर। हैंसन का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि एक मृत निर्जीव ग्रह से लेकर पूरी आकाशगंगा पर राज्य करने वाली सभ्यता बनने तक के सफर को एक सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है। उन्होंने इस विकासवादी रास्ते के 9 प्रमुख कदम बताए। एक सही तारा प्रणाली और ग्रहों का निर्माण, जीवन की शुरुआत, रिप्रोडक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए या डीएनए का बनना, साधारण सिंगल सेल जीवन जिन्हें विज्ञान में प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जटिल सिंगल सेल जीवन यूकैरियोट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत जो जेनेटिक विविधता लाती है, कई कोशिकाओं वाले जीव, ऐसे जानवरों का विकास जो औजारों का इस्तेमाल कर सके और जिनमें बुद्धिमत्ता हो, एक ऐसी सभ्यता जो औद्योगिकीकरण कर चुकी हो और अंतरिक्ष में कदम रख रही हो। हम इंसान अब भी ठीक इसी 8वें कदम पर हैं। तारों के बीच फैलने वाली एक अमर सभ्यता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से द ग्रेट फिल्टर का असली विज्ञान और खौफ शुरू होता है।
हम जानते हैं कि कदम 1 से लेकर 8 तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को छान मारने के बाद भी हमें कदम 9 पर कोई नहीं मिला। शून्य एलियंस, शून्य सिग्नल। इसका सीधा सा मतलब है कि इन 9 कदमों के बीच में कोई एक कदम ऐसा है जो वास्तव में एक कदम नहीं, बल्कि एक अकल्पनीय रूप से ऊंची और अभेद्य दीवार है। एक ऐसा बॉटलनेक जिसे पार करना लगभग 100% असंभव है। जो भी प्रजाति इस दीवार से टकराती है वह नष्ट हो जाती है। वैज्ञानिक समुदाय के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि क्या फिल्टर मौजूद है, बल्कि सबसे डरावना सवाल यह बन गया, यह फिल्टर आखिर है कहां? इस सवाल के केवल 2 ही उत्तर हो सकते हैं, और दोनों ही हमारे ब्रह्मांडीय नजरिए को हमेशा के लिए बदल देते हैं। यह ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है। इसका मतलब है कि 9 कदमों वाली उस सीढ़ी का सबसे मुश्किल हिस्सा हम पार कर चुके हैं। शायद जीवन का अपने आप निर्जीव रसायनों से पैदा होना, जिसे अबायोजेनेसिस कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक बेहद दुर्लभ घटना हो। या फिर विज्ञान की नजर में जो सबसे बड़ी रुकावट लगती है वह है कदम 3 से कदम 4 तक का सफर। साधारण प्रोकैरियोटिक सेल से एक जटिल यूकैरियोटिक सेल का बनना। पृथ्वी के इतिहास को देखें तो जीवन की शुरुआत लगभग 3 अरब 80 करोड़ साल पहले हुई थी, लेकिन अगले 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ साधारण बैक्टीरिया मौजूद रहे। विकास पूरी तरह से रुक गया था। जीवन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। फिर एक दिन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और भाग्यशाली दुर्घटना हुई। एक साधारण सेल ने दूसरी सेल को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय वे दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे। अंदर वाली सेल ने एक पावर हाउस का रूप ले लिया, जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस एक एंडोसिम्बायोसिस की घटना ने जीवन को वह ऊर्जा दी जिससे पौधे, जानवर और इंसान बन सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना इतनी बेतुकी और सांख्यिकीय रूप से इतनी असंभव थी कि शायद पूरे ब्रह्मांड में यह केवल एक ही बार हुई हो, हमारी पृथ्वी पर। अगर यह सच है तो हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं। द ग्रेट फिल्टर हमारे अतीत में बहुत पीछे छूट चुका है। हम ब्रह्मांड के वो पहले जीव हैं जो इस बाधा को पार कर पाए। हमारे आगे पूरा ब्रह्मांड खाली पड़ा है और उसे आबाद करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। लेकिन हर वैज्ञानिक इस आशावादी नजरिए से सहमत नहीं है। कई लोग एक दूसरी बेहद खौफनाक संभावना की ओर इशारा करते हैं। डार्क नाइट ऑफ द माइंड यहीं से शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में जीवन का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का बनना भी सामान्य है। डायनासोर जैसे जीवों का बनना और उनका बंदरों से होते हुए बुद्धिमान इंसानों तक का सफर, यानी कदम 8 तक पहुंचना, पूरे ब्रह्मांड में लाखों ग्रहों पर घटित हो रहा है। लेकिन फिर भी कदम 9 पर कोई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कदम 8 और 9 के बीच में कुछ ऐसा है जो हर एक तकनीकी सभ्यता को बिना किसी चूक के मार डालता है। अगर और ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है तो इसका मतलब है कि हमारा अंत निश्चित है। कोई भी सभ्यता, चाहे वह कितनी भी समझदार क्यों ना हो, एक खास तकनीकी स्तर पर पहुंचने के बाद अपना विनाश खुद कर लेती है। यह कोई काल्पनिक डर नहीं है। जब कोई सभ्यता अपनी तकनीकी किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसके पास खुद को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है, लेकिन उस शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त समझदारी नहीं होती। हम इंसानों ने 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स के आविष्कार के साथ खुद को नष्ट करने का बटन पहली बार खोज लिया था। कोल्ड वॉर के दौरान कई बार हम विनाश से बाल बाल बचे हैं, लेकिन एक सभ्यता को जीवित रहने के लिए हर बार सही होना पड़ता है, जबकि उसे नष्ट होने के लिए सिर्फ एक बार बड़ी गड़बड़ करने की जरूरत होती है। और अब हमारे पास विनाश के और भी तेज और खतरनाक तरीके आ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया कोई सुपर वायरस जो कुछ ही दिनों में 99.9% आबादी को खत्म कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा बेकाबू रूप जो इंसानों को एक गैर जरूरी बाधा मानकर कुछ ही घंटों में साफ कर दे। या फिर नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्रे गू परिदृश्य, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीनें पूरी पृथ्वी के संसाधनों को सोख लें। इसके अलावा
क्लाइमेट चेंज और संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी है। कोई भी सभ्यता गैलेक्टिक स्तर तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक वह अपने ही ग्रह को न जला दे। वैज्ञानिकों को अब यह एहसास होने लगा है कि तकनीकी प्रगति और विकास एक निश्चित निर्बाध रेखा नहीं है, यह एक टाइम बम है। एक प्रजाति की बुद्धिमत्ता ही शायद उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण है। जैसे ही आप तारों तक पहुंचने की क्षमता विकसित करते हैं, ठीक उसी समय आप खुद को राख में बदलने की क्षमता भी विकसित कर लेते हैं। यही वह पहेली का हल है, वह ब्रेक थ्रू है जो फर्मी पैराडॉक्स के सन्नाटे को समझाता है। ब्रह्मांड इसलिए खाली नहीं है कि जीवन शुरू नहीं होता। ब्रह्मांड इसलिए खाली है क्योंकि जीवन खुद अपनी तकनीक के बोझ तले कुचल जाता है। अंतरिक्ष का वह खौफनाक सन्नाटा दरअसल अरबों मृत सभ्यताओं की कब्रगाह का सन्नाटा है। हम इस समय कदम 8 पर खड़े हैं और हमारे सामने धुंध से ढका हुआ एक अंधी खाई का किनारा है, द ग्रेट फिल्टर। द ग्रेट फिल्टर के भविष्य में होने की यह संभावना हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के सबसे बड़े और सबसे विरोधाभासी सच की ओर ले जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने एक बार बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमें कल मंगल या बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा की बर्फ के नीचे कोई पुराना जीवाश्म या साधारण जीवन का कोई भी रूप मिल जाए तो वह मानव जाति के इतिहास की सबसे बुरी खबर होगी। जरा इसके बारे में सोचिए। हम दशकों से अंतरिक्ष में जीवन खोज रहे हैं, फिर यह बुरी खबर कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर जीवन पृथ्वी के बाहर हमारे ही सौर मंडल में इतनी आसानी से शुरू हो सकता है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि जीवन का पैदा होना कोई चमत्कार नहीं है। इसका मतलब है कि ड्रेक इक्वेशन के शुरुआती कदम बहुत आसान है, और अगर वो कदम आसान है तो इसका सीधा सा गणितीय अर्थ यह निकलता है कि ग्रेट फिल्टर हमारे अतीत में नहीं है, वह भयानक दीवार जीवन की शुरुआत में नहीं है, बल्कि वह हमारे आगे, हमारे भविष्य में हमारा इंतजार कर रही है। अगर हमें मंगल पर जटिल जीवन के अवशेष मिलते हैं तो यह लगभग इस बात की गारंटी होगी कि मानवता का अंत बहुत करीब है। इसीलिए जब हम मंगल पर अपने आधुनिक रोवर भेजते हैं और हमें वहां सिर्फ सूखी लाल बंजर धूल मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। विज्ञान के नजरिए से मंगल का यह खालीपन हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। यह रात के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है कि शायद, बस शायद, हम वह भाग्यशाली 0.0000001% हैं जिन्होंने अर्ध 001% हैं जिन्होंने द ग्रेट फिल्टर की उस असंभव दीवार को पार कर लिया है। आइए अब हम वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, वापस उन 2 खरब गैलेक्सी और अंतरिक्ष के उस डरावने अंतहीन सन्नाटे की ओर। शुरुआत में वह खालीपन हमारे ब्रह्मांडीय घमंड को तोड़ता हुआ बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन अब इस विज्ञान और दर्शन के चश्मे से देखने पर वह सन्नाटा डरावना नहीं लगता। वह सन्नाटा एक पुकार है। यह ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म का वह खूबसूरत और गहरा क्षण है जहां हम महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड मूल रूप से एक ठंडी, बेजान और अंधेर जगह है। इसका अपना कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं है। तारे बिना किसी कारण के जलते हैं और ब्लैक होल बिना किसी नफरत के ग्रहों को निगल लेते हैं। लेकिन हम इस मृत महासागर में एक चमत्कार हैं। हम 13 अरब 800 करोड़ सालों के उस अंधेरे विकास का नतीजा है जहां परमाणु एक साथ आए और उन्होंने एक दिमाग बनाया। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो जाग चुका है। हम इस मृत ब्रह्मांड की वह एकमात्र कॉन्शियसनेस हैं जो तारों को देख सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकती है और खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठा सकती है। और अगर हम अकेले हैं तो पृथ्वी पर मौजूद यह जीवन महत्वहीन नहीं है, यह असीम रूप से कीमती है। अगर कोई और नहीं है तो इस पूरे ब्रह्मांड को अर्थ देने की, इसे समझने की और इसे आबाद करने की 100% जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। चाहे द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे छूट गया हो या वह हमारे आगे एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। हमें अपने आपसी मतभेदों से ऊपर उठना होगा, अपनी तकनीक को बुद्धिमत्ता के साथ संभालना होगा और जल्द से जल्द
एक मल्टी प्लैनेटरी सभ्यता बनना होगा, क्योंकि अगर हम नष्ट हुए तो यह ब्रह्मांड हमेशा हमेशा के लिए अंधा और गूंगा हो जाएगा। अज्ञानता के इस अनंत अंधेरे में अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा की मशाल जलाए रखिए, क्योंकि अंतरिक्ष के इस महासागर में हम ही ब्रह्मांड की एकमात्र आवाज है।